फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज महात्मा गांधी के पुनर्पाठ का ये दूसरा एपिसोड है और इसमें हम लोगों ने जो विषय रखा है वो यह कुशासन, अराजकता और अहिंसक बहिष्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी की जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, सांस्कृतिक लड़ाई, गांधी जी की खाली स्वाधीनता संग्राम को लेकर ही लड़ाई नहीं थी। ये एक ट्रेंड चल निकला कि गांधी जी के जो स्वाधीनता संग्राम में जो हिस्सेदारी को लेकर जो बयान दिए गए, कांग्रेस में जो उनकी भूमिका को लेकर जो बयान दिए गए, उन पर फोकस ज्यादा रहा। लेकिन वे बहुत सारी चीजें जो कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शंस के बाहर थीं और सामाजिक एक्शन से जुड़ी हुई थीं, सांस्कृतिक एक्शन से जुड़ी हुई थीं, उन पर चर्चा बहुत कम हुई है। जब हम गांधी जी के बारे में बातचीत करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि हम एक नया पाठ खोजने की कोशिश करेंगे। लिखा तो वही है, उसे तो हम बदल नहीं सकते। तो नया पाठ क्या है जिसको कि गांधी जी ने निर्मित किया है या हम निर्मित करना चाहते हैं आज के संदर्भ में। पहली एक चीज है जो कि मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, गांधी जी के जो आंदोलन के बहुत सारे जो उपकरण हैं, प्रतिवाद के जो बहुत सारे उपकरण हैं, वे उपकरण उन्होंने स्त्री से लिए हैं। आमतौर पर गांधी जी के द्वारा जो स्त्री के स्वभाव से और स्त्री के आचरण से ग्रहण किए गए प्रतिवाद के उपकरण, उनकी चर्चा एकदम नहीं होती। आप जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं ना, असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट किसने बनाया? स्त्रियां जब प्रतिवाद करती हैं तो वे असहयोग करती हैं, हिंसा नहीं करती, मारपीट नहीं करती, गाली नहीं देती, गोली नहीं चलाती। वे सिर्फ चुपचाप रह के असहयोग करती हैं। तो जो लोग गांधी के असहयोग आंदोलन के नए पाठ की खोज करना चाहते हैं, असहयोग आंदोलन के क्या क्या राजनीतिक लेयर हैं, क्या क्या राजनीतिक आर्गुमेंट रहे हैं, क्या क्या राजनीतिक एक्शन रहे हैं, इसके इतिहासकारों ने खूब चर्चा की है। लेकिन असहयोग का कॉन्सेप्ट गांधी ने जो प्रोटेस्ट के लिए पॉलिटिक्स में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, वो प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर कहीं मिलता है तो वो औरतों के यहां मिलता है, घरेलू औरतों के यहां मिलता है। तो हमने गांधी को तो हम देखते ही नहीं है कि गांधी जो है वो अपने राजनीतिक औजार कहां से ले रहे हैं। गांधी के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गांधी के जो प्रतिवाद के जो बुनियादी अस्त्र हैं, जिनकी वजह से गांधी महान बने, वे सारे के सारे प्रतिवाद के अस्त्र गांधी ने स्त्रियों से लिए। और गांधी के ये जो प्रतिवाद के अस्त्र हैं जो कि उन्होंने स्त्रियों से ग्रहण किए, हमने क्या किया कि हमने सारे डिस्कोर्स में, जो हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है, तमाम किस्म के साइंटिफिक लोगों का लिखा हुआ है, वो उसमें स्त्री का संदर्भ एक सिरे से गायब है। ये जो शांत भाव से प्रतिवाद करना, असहयोग करना, ये जो एटीट्यूड है, ये जो संस्कार है जो राजनीति में आया, ये बेसिकली स्त्री का संस्कार है, ये मर्दों का संस्कार नहीं है।
मर्दों के संस्कार तो बिल्कुल एकदम वही है जो हम लोग करते हैं, खूब बोलते हैं, खूब दावे करते हैं, खूब उद्घोषणाएं करते हैं। तो गांधी के बारे में अगर एक नया पाठ रचा जाना है तो यह चीज बुनियादी तौर पर स्पष्ट होनी चाहिए कि गांधी के जो प्रतिवाद के उपकरण हैं, जैसा कि मैंने नमूने के तौर पर बताया कि असहयोग आंदोलन जिसकी वजह से गांधी महान बने, असहयोग का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्त्री का कॉन्सेप्ट है और वो स्त्री ने रचा था। किस स्त्री ने पहले रचा हम नहीं जानते, लेकिन वह स्त्रियों का कॉन्सेप्ट है। तो गांधी का नया पाठ कहां से शुरू होगा? गांधी का नया पाठ वहां से शुरू होगा कि इस गांधी ने जो प्रतिवाद के उपकरण लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी किसी ने भी असहयोग आंदोलन नहीं किया, लेकिन स्त्री अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में, जब वो अपने को असुविधा में महसूस करती है, वो किसी बात का विरोध करना चाहती है, तो वो नॉन कॉपरेशन के एटीट्यूड का इस्तेमाल करती है। वायलेंस नहीं करती, शब्द भी नहीं बोलती, वो सिर्फ असहयोग करती है। तो अगर गांधी को खोजना हो और गांधी को नए सिरे से पढ़ना हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि स्त्री के नजरिए से देखो। कभी मौका लगा तो स्त्री के बारे में जो गांधी ने लिखा है उसकी मैं डिटेल्स में बातचीत करूंगा, लेकिन मैं जो चीज आपसे बुनियादी तौर पर शेयर करना चाहता हूं, जो कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री के, सोशल हिस्ट्री के डिस्कोर्स से तकरीबन गायब है, एकमात्र वीना मजूमदार ने अपने किसी लेख में, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेख में इस चीज का जिक्र किया था। और दूसरी महिला नेत्री हैं जिन्होंने जिक्र किया था लेकिन चर्चा में ही नहीं आया, वह थी यशोधरा बागची। तो गांधी का एक नया पाठ कहां से खुलेगा, उसके प्रतिवाद के जो अस्त्र हैं उनकी व्याख्या कहां से खुलेगी? आप स्त्री के प्रतिवाद के रूपों को जितना बेहतर ढंग से जानते हैं, आप गांधी के प्रतिवाद के रूपों की उतनी ही बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। यह अचानक नहीं है। गांधी के पहले गांधी से ज्यादा धाकड़ नेता थे। गांधी के जमाने में भी एक से एक बड़े धाकड़ कांग्रेस के अंदर नेता थे, लेकिन गांधी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने के बड़े पैमाने पर स्त्रियों की शिरकत को स्वाधीनता आंदोलन में सुनिश्चित किया, और यह एक बड़ा परिवर्तन था। जनता की शिरकत तो ठीक है, लेकिन जनता में स्त्रियां भी थीं, जनता में दलित भी थे, और खासतौर पर स्त्रियों की राजनीतिक शिरकत बहुत महत्वपूर्ण थी। आप सोचिए, कांग्रेस के इतिहास को उठा के देखिए, गांधी के इतिहास को उठा के देखिए कि गांधी जी अगर कभी कांग्रेस के आंदोलन के नेतृत्व से अनुपस्थित होते थे किसी वजह से, तो वो कैसे जिम्मेदारी देके जाते थे? आप लिस्ट निकालिए। तो मैं जो चीज विनम्रता से कहना चाहता हूं यह कि गांधी के पुनर्पाठ के लिए जरूरी है कि आपके पास में स्त्री की आंखें हों, स्त्री की दृष्टि हो। गांधी ने अपने प्रतिवाद के ऊपर स्त्रियों से लिए, और असहयोग का जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट बेसिकली स्त्री कॉन्सेप्ट है, और यह स्त्री से लिया गया, यह मर्द से नहीं लिया गया, यह क्रांतिकारियों से नहीं लिया गया, यह कभी किसी भी किस्म की राजनीतिक विचारधारा में यह कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। असहयोग के कॉन्सेप्ट को ना राजकतावादी मानते हैं, न मार्क्सिस्ट मानते हैं, न अस्तित्ववादी मानते, कोई नहीं मानता। एकमात्र स्त्री, भारत की एकदम वो घरेलू औरत जो कि पॉलिटिकली एकदम उपेक्षित है, एकदम चेतना शून्य है, लेकिन वह जब प्रतिवाद करती है तो वो नॉन कॉपरेशन के इस अस्त्र का इस्तेमाल करती है। और जब वो नॉन कॉपरेशन के अस्त्र का इस्तेमाल करती है तो उसकी सबसे बड़ी प्रतिवाद की का तरीका क्या है? वो बोलती नहीं है,
जो गांधी जी ने जो व्रत, मौन व्रत का जो बार बार इस्तेमाल किया, वो भी वहीं से लिया था। और गांधी की ये जो खूबी थी, जहां से कि वो स्त्री के उपकरणों का आंदोलन में और व्यापक जन आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में इस्तेमाल कर रहे थे, ये एक नई धारणा और नई धारा का उसने निर्माण किया। यही वजह है कि फ्रीडम मूवमेंट में बड़े पैमाने पर स्त्रियों के संगठन बने, स्त्रियों की हिस्सेदारी बनी। कांग्रेस के अंदर भी स्त्रियों का जलवा दिखाई दिया। कांग्रेस के अंदर पहले, गांधी के आने के पहले स्त्रियों का जलवा नहीं होता था। तो गांधी पहला ऐसा मतलब चिंतक, विचारक, राजनेता है जो कि स्त्री के जो दैनंदिन जीवन के जो प्रतिवाद के उपकरण है, उन्हें सामाजिक राजनीतिक प्रतिवाद के उपकरण में तब्दील कर देता है। जो प्रतिवाद का उपकरण पर्सनल था, घर की चौहद्दी के अंदर कैद था, उसे वह सार्वजनिक कर देता है। और यह बहुत बड़ा चेंज है। वो जो औरतें कहती है ना, पर्सनल इज पॉलिटिकल, गांधी ने रियल सेंस में जो पर्सनल था औरतों का, उसे पॉलिटिकल के तौर पे इस्तेमाल किया। एक अन्य चीज जो कि हमारी चर्चा के केंद्र में है, वो ये कि बहिष्कार के दो रूप गांधी जी की चर्चा करते हैं। एक हिंसक रूप है बहिष्कार का और एक अहिंसक रूप है बहिष्कार का। गांधी अहिंसक रूप की वकालत करते हैं, हिंसक रूप की आलोचना करते हैं। मसलन अगर गांधी की बात को माना जाए, उन्होंने लिखा है, सेवा न लेना तो अहिंसक बहिष्कार है, किंतु सेवा न देना हिंसक बहिष्कार होगा। बहिष्कृत के यहां खाने न जाना, उसके साथ सरोकार न रखना, उनकी मदद न लेना, उनके यहां विवाह आदि प्रसंगों में न जाना, उसके साथ सरोकार न रखना, उसकी मदद न लेना आदि अहिंसक त्याग है। इसके विपरीत हिंसक बहिष्कार कैसा होता है? वो कहते हैं, कोट, बहिष्कृत बीमार हो तो उसकी सेवा न करना, उसके यहां डॉक्टर को न जाने देना, उसके यहां कोई मर जाए तो अंतिम संस्कारों में मदद न करना, उसे कुआं मंदिर आदि का उपयोग न करने देना हिंसक बहिष्कार है। और गांधी इस हिंसक बहिष्कार की आलोचना करते हैं। गांधी बहिष्कार के पक्ष में है। वे बहिष्कार के अस्त्र का बहुत कौशल के साथ में, विवेक के साथ में इस्तेमाल करते हैं। और वे इस क्रम में एक अन्य चीज कहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि गांधी के बारे में ये बताया गया, गांधी को हिंसा एकदम ही पसंद नहीं थी। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा कि अहिंसा का मतलब है प्रेम। ये मेरी लाइन नहीं है, ये गांधी ने लिखा है। उसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज है गांधी ने जो हिंसा के प्रसंग में कही है, वो कहते हैं, कोट, जैसे किसी भी वस्तु पर कब्जा जमाने के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर धारण करने में भी हिंसा की जरूरत पड़ती है, चाहे वह कितनी कम क्यों ना हो। अनकोट। गांधी इस बात को जानते थे कि शरीर भी बिना वायलेंस के जन्म नहीं लेता। काफी लोगों ने चर्चा की है इस बात की, खूब लिखा है तरह तरह से लिखा है कि गांधी जी जो है वो अहिंसक
थे और अहिंसा के जरिए ही सारे काम करना चाहते थे। और फ्रीडम मूवमेंट में तो वो वायलेंस के एकदम खिलाफ थे। मैं बहुत विनम्रता से इस बात को अस्वीकार करता हूं और गांधी के सहारे अस्वीकार करता हूं। गांधी के यहां हिंसा और अहिंसा वह संदर्भ पर निर्भर है। वह कोई ऐसी कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि गांधी अहिंसक थे। गांधी हिंसा एकदम ही नहीं मानते थे। गांधी फ्रीडम मूवमेंट में हिंसा को देखते भी नहीं थे। जी नहीं। गांधी ने लिखा है, कोट, रक्तमय संघर्ष स्वतंत्रता की तथा वर्तमान स्थिति के बीच की एक अवस्था है और वह प्राय आवश्यक होती है, किंतु इस अवस्था का सामना अपनी स्वतंत्रता की यात्रा में ही अनिवार्य मानकर करना होगा। उसे इस अवस्था से निश्चय ही अधिक अच्छा मानना होगा, जो केवल कहने के लिए ही अच्छी है, किंतु ऐसे लंबे चौड़े सफेद आवरण की तरह जिसके नीचे शुद्ध हिंसा छुपी हो। जो लोग पीस का फ्रीडम मूवमेंट में हल्ला कर रहे थे और कह रहे थे कि अंग्रेज तो शांति पसंद हैं, वायलेंस तो क्रांतिकारी लोग कर रहे हैं, आंदोलनकारी लोग कर रहे हैं। अभी भी कहते हैं, सत्ता अभी भी कहती है यही बात। जब कोई आंदोलन होता है तो सत्ता यही लांछित करती है जन आंदोलनों को कि वे वायलेंस कर रहे हैं। गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो मैंने आपसे अभी उदाहरण उनका बताया, कि ऐसे लंबे चौड़े सफेद आवरण की तरह जिसके नीचे शुद्ध हिंसा। ये जो गांधी को लेके जो एक खास तरह का जो माहौल बनाया हुआ है, गांधी हिंसा और अहिंसा के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि संदर्भ के हिसाब से बात करते थे। उन्होंने इस चीज को अंडरलाइन किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उनकी पंक्ति, कि रक्तमय संघर्ष स्वतंत्रता की तथा वर्तमान स्थिति के बीच की एक अवस्था है। यानी रक्तमय संघर्ष के बिना आप आजादी नहीं मिल सकती। वे जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान को आजादी बिना खून बहाए मिली है, वे खाली राम नाम का भजन करने से हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली। गांधी इस बात को जानते थे कि हिंसा अपरिहार्य और अनिवार्य है और ये जरूरी भी है। और इस हिंसा का सामना स्वतंत्रता की यात्रा में अनिवार्य मान के करना होगा। तो यह कहना कि भगत सिंह तो वायलेंट थे, क्रांतिकारी तो हिंसक थे और गांधी अहिंसक थे, एकदम मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा। अब एक अन्य पहलू है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जिस पर कायदे से ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। वो ये कि गांधी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध लिखा है यंग इंडिया में। 1 मार्च 1928 को वह निबंध छपा और उसका नाम है, निबंध का शीर्षक है, अराजकता बनाम कुशासन। और यह निबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों को जरूर पढ़ना चाहिए, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। दिलचस्प चीज है ये कि गांधी जो कॉन्सेप्चुअली जिन चीजों को हाईलाइट करते हैं, हमने तो कभी बात ही करनी बंद कर दी। हमने तो ये मान लिया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो ठीक ही काम कर रही है, कैबिनेट है तो ठीक ही काम कर रही है, प्रधानमंत्री है तो ठीक ही काम कर रहे हैं। जी नहीं,
मौजूदा गवर्नमेंट से ज्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट थी ब्रिटिश शासकों की। क्या नहीं था, सूरज डूबता नहीं था। मोदी के शासन में तो रोज सूरज डूबता है और उगता है। सूरज डूबता नहीं था अंग्रेजों के शासन में। सुशासन के लिए अनेक अंग्रेज भक्त इंटेलेक्चुअल्स ने अंग्रेजों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसमें हिंदी के लोग भी शामिल हैं कई, उसमें अनेक अंग्रेजी के, उसमें बंगला के अनेक लोग शामिल हैं जो कि सुशासन के लिए अंग्रेजों की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दादा भाई नौरोजी से लेके राजा राम मोहन राय तक, राजा राम मोहन राय से लेके हजारी प्रसाद द्विवेदी तक। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के शासन को कुशासन और अराजकता के शासन के तौर पर देखा, और इस प्रसंग में जो उन्होंने धारणा दी वो धारणा कायदे से हमारे काम की है। उन्होंने लिखा, कोट, अराजकता का अर्थ है शासन अथवा व्यवस्था का अभाव। मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, अराजकता का अर्थ है शासन अथवा व्यवस्था का अभाव। और ये लाइन एग्जैक्टली जितनी अंग्रेजों के जमाने पर दाखिल होती थी, लागू होती थी, वही एग्जैक्टली ये लाइन आज मोदी सरकार पर लागू होती है। बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां लागू होती है, और उत्तर प्रदेश तो इसका साक्षात प्रमाण है। आगे वे कहते हैं, अशासन अथवा अव्यवस्था में से शासन अथवा व्यवस्था पैदा हो सकती है, होती ही है। आप याद कीजिए, निर्भया बलात्कार कांड को। हाथ पैर ठंडे हो गए थे मनमोहन सिंह की सरकार के, एकदम लग रहा था कि शासन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने उस अशासन में से ही शासन और व्यवस्था और रेप के खिलाफ कानून पैदा किया, और इफेक्टिवली कानून पैदा किया। उन लोगों से, प्रतिवादियों से संवाद करते हुए, मिलते हुए। और आज की स्थिति है अराजकता की, कहीं पर भी रेप की घटना होती है, ना मुख्यमंत्री मिलता है, ना कोई मंत्री मिलता है, ना प्रधानमंत्री मिलता है। और तो और छोड़ दीजिए, आपको दिल्ली में आपको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। आप याद कीजिए, निर्भया बलात्कार कांड के समय रात को 10 बजे के करीब सोनिया गांधी के घर जुलूस लेके लड़के गए थे। सोनिया गांधी रात में उस समय अपने घर से निकल के उन बच्चों से मिलने के लिए आई। निर्भया के इलाज को जब देखा कि भारत में इलाज संभव नहीं है उसका, तो उसे विदेश भेजा गया। उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरकार के टॉप लीडर गए, और जब उसकी मौत हो गई और मौत के बाद में जो बॉडी वापस आई, तो निर्भया की बॉडी रिसीव करने स्वयं मनमोहन सिंह पहुंचे। देखिए, जब बलात्कार की घटना हुई थी तो लग रहा था कि दिल्ली में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। तो गांधी जो ये बात कहते हैं कि अशासन अथवा अव्यवस्था में से शासन अथवा व्यवस्था पैदा हो सकती है, होती ही है। तो ये चीज हमने अनुभव में देखी, और ये चीज अराजकता के दौर में अब देख रहे हैं कि लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, लगातार लड़कियां विक्टिमाइज हो रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं औरतों के ऊपर। लेकिन न तो अमित शाह को फुर्सत है, न मोदी को फुर्सत है, न योगी को फुर्सत है, न चौहान को फुर्सत है, किसी भी मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। तो जो लाइन गांधी ने कही, अराजकता का अर्थ है शासन अथवा व्यवस्था का अभाव। आप सोचिए, निर्भया बलात्कार कांड के समय लोग
बाकायदा होम मिनिस्टर के चैंबर तक चले गए थे जुलूस लेकर। और आज स्थिति है कि आप दिल्ली में जंतर मंतर पर जुलूस नहीं निकाल सकते, और निकालने के पहले आपको 36 बार परमिशन लेनी होगी। गांधी आगे कहते हैं, मुझे गांधी के विचार क्यों ज्यादा रिलेवेंट लगते हैं और मुझे कार्ल मार्क्स के विचार भारत के संदर्भ में उतने रिलेवेंट नहीं लगते। इसका रीजन बहुत साफ है कि गांधी की भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय राजनीति पर जितनी गहरी पकड़ थी, उतनी गहरी पकड़ किसी भी विश्व के चिंतक की और विचारक की नहीं थी। एक पत्रकार ने पूछा था गांधी से कि देखिए, मार्क्स ने बहुत अच्छी किताब लिखी है कैपिटल। गांधी ने बहुत झल्लाते हुए कहा कि वैसी किताब मैं भी लिख सकता हूं बैठ के। सवाल ये नहीं है कि आपने कितनी बढ़िया किताब लिखी, आपके पास में कितना बढ़िया आइडिया था। सवाल यह कि आपने एक्शन में क्या किया, आचरण में क्या किया। गांधी इसलिए बड़े हैं क्योंकि वे हर चीज की परीक्षा आचरण में जाके करते हैं। गांधी से लोग मिलने गए, बड़े बड़े लोग मिलने आते थे गांधी से। ऐसे ऐसे लोग मिलने आते थे जो जमींदार थे, जिनके पास में अमला था, पैसा था, दौलत थी, सब कुछ था, और कहते थे कि हम आपके आंदोलन में शामिल होंगे। तो गांधी का एक ही कहना था कि आंदोलन में शामिल होना है ना, तो अपना काम खुद करना होगा। तो बड़े बड़े जमींदार परिवार से, बड़े बड़े भूमिहार परिवार से, अमीरों के परिवार से आए हुए लोग जो स्वाधीनता आंदोलन में गांधी के साथ जुड़े, वे अपनी सारी सुख सुविधा की जिंदगी छोड़कर आए। गांधी जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे लोग। गांधी अगर अपना पायखाना खुद साफ करते थे तो वो लोग भी अपना पायखाना खुद साफ करते थे। गांधी अपने जूठे बर्तन खुद मांजते थे तो वे लोग भी अपने जूठे बर्तन खुद मांजते थे। यानी अपना काम स्वयं करें। क्या सीखेंगे आप? आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर नेता। आज की स्थिति तो इतनी खराब है, बदतर है कि अगर आप चले जाएं और कहें अमित शाह से कि जरा चाय बना के पिला दीजिए आप, तो अमित शाह चाय नहीं बना सकते। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए गांधी से सीखना बेहद जरूरी है। गांधी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र व्यक्ति को दिया, नेताओं को दिया और देश को भी दिया। आगे वो कहते हैं इस निबंध में, ये अराजकता बनाम कुशासन नामक जो निबंध है, उसमें वो कहते हैं, किंतु कुशासन अथवा अव्यवस्था से जिन्हें शासन अथवा व्यवस्था का पवित्र नाम दे दिया गया हो, शासन अथवा व्यवस्था की प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी जो हमारे यहां जो अभी कुशासन है, उससे व्यवस्था जैसी चीज आप पैदा नहीं कर सकते। अंग्रेजों के बारे में कह रहे हैं वो, जो लोग कहते हैं ना गांधी पूंजीवाद के साथ थे कि नहीं थे, साम्राज्यवाद के विरोध में थे कि नहीं थे। वो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, वो कहते हैं मेरा तो विचार यह है कि यह शासन एक विशुद्ध बुराई है। जिस अंग्रेजों के शासन की भूर भूर प्रशंसा सब लोग करते थे, आज भी लोग करते हैं, अंग्रेजों का जमाना अच्छा था। मेरा तो विचार यह है कि यह शासन एक विशुद्ध बुराई है और इसीलिए उससे कोई अच्छाई उत्पन्न नहीं हो सकती। मैं कुशासन को शासन के अभाव से ज्यादा बुरा मानता हूं। देश के लिए सबसे बुरी चीज कौन सी है? कुशासन। गांधी कहां खड़े हैं? गांधी किसकी आलोचना कर रहे हैं?
गांधी ब्रिटिश शासन की, पूंजीवादी शासन व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यह विशुद्ध बुराई है और इसीलिए उससे कोई अच्छाई उत्पन्न नहीं हो सकती। मैंने अपने अभी तक की मतलब जितनी भी मैंने चीजें पढ़ी हैं, इतनी बेहतर, सरल और धारदार आलोचना कैपिटलिज्म की मैंने नहीं देखी। अंत में उसी निबंध में वो कहते हैं, जिसे मैं कोट करना चाहूंगा, वो ये कि मैं न तो वर्तमान शासन को चाहता हूं और न अराजकतावाद को, अनकोट। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही मजेदार है, वो ये कि आप लोगों को याद हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद एक महान कार्य हुआ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय अपने इंटेलेक्चुअल कैलिबर की वजह से जाना जाता है, उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद की सेवा के नाम पर टैंक गेट पर लगाया गया। पता नहीं अभी है कि नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, और टैंक लगाया गया। और एक और चीज लगाई गई, वो ये कि जगह जगह तिरंगे झंडे लगाए गए। उसमें जेएनयू में भी तिरंगा झंडा लगाया गया। टैंक सिंबॉलिकली नेशनलिज्म का और शक्ति का प्रतीक माना गया। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, टैंक वायलेंस का प्रतीक है, वो सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो सेना का प्रतीक नहीं है, वो वायलेंस का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है। गांधी के जमाने में भी यह प्रसंग आया था कि जो शिक्षा है उसको कैसा रखें, कैसा बनाएं और शिक्षा नीति कैसी हो। कांग्रेस के अंदर यह डिस्कशन था। तो गांधी ने एक ही लाइन ली थी, जैसा कि उनकी आदत थी, कि उन्होंने लिखा कि हमारे यहां की जो शिक्षा नीति है वो हिटलर और मुसोलिनी की शिक्षा नीति से भिन्न होगी। नाम उन्होंने लिखा है ये अपने लेखन में। और ये बात उन्होंने अपनी एक, जैसे कहें कि स्टडी सर्कल टाइप, जो वर्कशॉप टाइप जो हो रही थी कांग्रेस के नेताओं की, उसमें उन्होंने ये बात कही। उन्होंने लिखा, कोट, हमें इस प्रशिक्षणशाला को एक ऐसा विद्यालय बना देना है जिसके जरिए हम आजादी हासिल कर सकें और अपनी तमाम बुराइयों को, जिनमें कि हमारे कौमी झगड़े भी हैं, हमेशा के लिए मिटा सकें। इसके लिए हमें अपना मूल उद्देश्य, हमें अपना सारा ध्यान अहिंसा पर केंद्रित करना होगा। अब ये ध्यान से सुनिए आप, हिटलर और मुसोलिनी के स्कूलों का मूल उद्देश्य हिंसा है, पर हमारा उद्देश्य कांग्रेस के अनुसार अहिंसा है। इसलिए हमें अपनी सारी समस्याओं को अहिंसा के जरिए हल करना होगा। अपने गणित को, विज्ञान को, अपने इतिहास को हम केवल अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे और इन विषयों से संबंधित समस्याएं अहिंसा के रंग में ही रंगी होंगी, अनकोट। हमें बार बार जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमें गणित पढ़ाई जा रही है, अब जो नया जो सिलेबस ये सो कॉल्ड रमेश पोखरियाल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की एजुकेशन नीति के नाम पर जो आपके बीच में फेंका गया है, वो बिल्कुल एकदम उलट है। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर आपकी शिक्षा के आधार में अगर वायलेंस है, तो आप अपने इतिहास का, अपनी परंपरा का मूल्यांकन जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो किसके आधार पर पढ़ाएंगे? आप वायलेंस के आधार पर पढ़ाएंगे। तो आप बार बार क्या चीज कहते हैं, क्या चीज बच्चों को पढ़ाई जा रही है? मुसलमानों ने कितना मारा, मुसलमानों ने कितना मारा, कितने हिंदू मर गए, मुसलमान शासकों ने कितनी हत्याएं की। तो इसमें मुसलमान शासक नहीं पढ़ाए जा रहे। एक जो चीज पढ़ाई जा रही है, जो चीज आपके जहन में उतारी जा रही है, वह हिंसा, हिंसा और सिर्फ हिंसा।
तो शिक्षा में हिंसा का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हिटलर और मुसोलिनी का कॉन्सेप्ट था। गांधी ने इसकी तीखी आलोचना की थी। गांधी ये भी मानते थे, जैसा कि मैं कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, अहिंसा का मतलब गांधी के लिए प्रेम। गांधी मानते थे कि अहिंसा को तमाम भीतरी सवालों और समस्याओं पर भी लागू किया जा सकता है। सच्ची और सक्रिय अहिंसा तभी होगी जबकि वह हिंदू और मुसलमानों की सजीव एकता को जन्म दे सकेगी। ऐसी एकता नहीं जिसका आधार भय हो, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी के बीच हुई संधि। अनकोट। हमें कैसी सामाजिक एकता चाहिए? भय के आधार पर सामाजिक एकता चाहिए या प्रेम के आधार पर सामाजिक एकता चाहिए, जिसे वो अहिंसा कहते हैं? गांधी यहां पर मुझे ज्यादा रिलेवेंट लगते हैं कि गांधी सामाजिक एकता के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता के लिए भय के आधार पर नहीं, बल्कि अहिंसा के आधार पर, और अहिंसा माने प्रेम के आधार पर, न कि नॉन वायलेंस। तो गांधी जब पढ़ते समय, गांधी के बारे में सोचते समय जो एक अन्य पहलू है जो कि बहुत ही मजेदार पहलू है। गांधी पेशावर गए और एक इस्लामिया कॉलेज में उनका भाषण था, और जाहिर है कि वहां पठान और बहुत ही बहादुर कौम होती है और बहुत ही लड़ाकू कौम होती है, उसके बीच में उन गांधी ने अहिंसा और शांति के पक्ष में भाषण दिया। और इस भाषण के दौरान जो गांधी ने कायदे की बात कही, जो सारा भाषण छोड़ के, जो जो मुझे लगी बहुत ही जरूरी है आपसे शेयर करना। गांधी ने कहा कि कोट, हिंसा के तरीके के लिए यदि काफी तालीम की जरूरत है तो अहिंसा के लिए तो उससे ज्यादा तालीम की जरूरत है, और यह तालीम हिंसा की तालीम से ज्यादा मुश्किल होती है। इस तालीम में पहली जरूरी चीज है ईश्वर में जीवंत श्रद्धा का होना। जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह भगवान का नाम लेकर कभी बुरे काम नहीं करेगा। वह तलवार पर भरोसा न कर केवल भगवान पर भरोसा करेगा। इसी में आगे कहा उन्होंने, ईश्वर में जीवंत श्रद्धा होने का अर्थ है, ये गांधी की एक खूबी थी कि वे जानते थे कि भारत में जो है ना कुव्याख्याएं, गलत इंटरप्रिटेशन ये बहुत होते हैं। तो गांधी साफ करते हैं कि ईश्वर में श्रद्धा का मतलब क्या है। गांधी कहते हैं ईश्वर में जीवंत श्रद्धा होने का अर्थ है मनुष्य मात्र को अपना बंधु बनाना। इसका अर्थ यह भी है कि सब धर्मों के विषय में एक सा आदर भाव रखना। और एक अन्य चीज जो कि बेहद जरूरी है वो ये कि सत्य और पवित्रता को स्वीकार करना। अब आप सोचिए, अब आप फेक न्यूज, फेक स्टेटमेंट, फेक भाषण और स्वच्छता के नाम पर साल में 2,500 करोड़ का खर्चा विज्ञापन कंपनियों को, और मन में तीव्र नफरत और हिंसा। अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज, और ये कह के ये आज की बातचीत यहां खत्म करेंगे। हमारे यहां राम मंदिर का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। मुझे इस बहाने महात्मा गांधी याद आ रहे हैं, और गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास अंत्यजों के लिए किया, जो अनटचेबल्स थे उनके लिए किया। भावनगर में एक कोई बरतेज नाम की जगह है जहां पर के अंत्यजों के लिए गांधी ने
राम मंदिर का शिलान्यास किया। दिलचस्प है ये। और राम मंदिर के शिलान्यास के समय जो उन्होंने बयान दिया वो और भी ज्यादा दिलचस्प है, और वह हम सबके लिए महान शिक्षा का काम कर सकता है अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। एक नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था जो राम मंदिर का शिलान्यास करते हुए, उसके पहले राजीव गांधी ने शिलान्यास करते हुए बयान दिया था। उन्होंने तो इलेक्शन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कहा कि क्योंकि ये अंत्यजों के लिए था, इसमें कई लेवल पर महात्मा गांधी अटैक करते हैं, बहुत ही शानदार अटैक करते हैं। तो तीखी आलोचना है वो हिंदू समाज की। वो कहते हैं हिंदू अंतजों की सेवा करते हैं तो इसमें वे उन पर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। अपने अंत्यज कहे जाने वाले भाइयों को अंत्यज बनाने के लिए हिंदू ही उत्तरदायी हैं, और ऐसा करके उन्होंने जो पाप किया है उसका मार्जन और प्रायश्चित वे जितना करें उतना कम है। इसी में वो आगे कहते हैं किसी एक भी हिंदू के अत्याचारों के लिए, किसी एक भी हिंदू के अत्याचारों के लिए सारा समाज जिम्मेदार है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गांधी राम मंदिर का शिलान्यास करते समय यह बात कहते हैं कि किसी एक हिंदू के अत्याचार के लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। क्या यह साहस किसी भी राजनेता में, जो अपने के लिए अपने हिंदुत्व के जैसे कहें कि ठेकेदारी जिसने अपने हाथ ले ली है, वो ये कहने के लिए तैयार है? गांधी गर्व से कहते थे कि मैं हिंदू हूं, लेकिन वे सिर्फ हिंदू नहीं थे, बहुत बड़े मनुष्य भी थे। तो वो कहते हैं किसी एक भी हिंदू के अत्याचारों के लिए सारा समाज जिम्मेदार है। जगत इसी नियम पर चल रहा है कि जब तक कोई एक मनुष्य भी पाप करता है तब तक सारा जगत उसके लिए उत्तरदायी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अपने लिए यही नियम लागू करना चाहिए। जब तक दुनिया में मनुष्य जाति बाड़ों में बटी हुई है, जिसे मैं घेटो कहता हूं, तब तक ऐसे बाड़े का प्रत्येक सदस्य अपने दूसरे सदस्य के पाप के लिए जिम्मेदार है। अब आए मंदिर पर और मंदिर के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर, और गांधी ने क्या कहा था राम मंदिर का शिलान्यास करते समय, उस बात को ध्यान रखें। और अब जो राम मंदिर बन रहा है इस बात को ध्यान रखें। गांधी कहते हैं कोट, मंदिर का अर्थ संगमरमर और ईंटों से बना हुआ घर नहीं है। इसी तरह उसमें मात्र मूर्ति की स्थापना हो जाने से भी वह इस नाम का अधिकारी नहीं हो जाता। उसे मंदिर तभी कहा जा सकता है जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराकर मंदिर खोल देने में पाखंड भी हो सकता है। सच तो यह है कि जिसने मंदिर का निर्माण कराने का संकल्प लिया हो, उसे अपने उस संकल्प के क्षण से ही अपना जीवन प्रायश्चित में लगा देना चाहिए। मंदिर के संचालकों और उसके पुजारियों का जीवन भी तपश्चर्या में होना चाहिए, जिससे कि मंदिर इस श्रेणी का न हो। यदि इतनी आत्मशुद्धि और विचार शुद्धि न हो तो फिर यह मंदिर नहीं, एक मकान मात्र है, पृथ्वी पर बोझ रूप है। अनकोट। हम जानना चाहते हैं जिन लोगों ने शिलान्यास किया उनके अंदर कोई पश्चाताप है क्या, कोई प्रायश्चित है? गांधी के अंदर प्रायश्चित था कि हां, हिंदुओं ने अंतजों पर अत्याचार किए और ये अत्याचार आपने किए, इसलिए आपने मंदिर बनवाया, और ये मंदिर बनवाया पुण्य के लिए नहीं, आपको सारे जीवन इसके लिए पश्चाताप करना होगा, प्रायश्चित करना होगा। लेकिन हमारे यहां तो पश्चाताप और प्रायश्चित करना दूर की बात रही। तो गांधी से क्या सीखें?
अगर आपको मंदिर बनाते समय, राम मंदिर बनाते समय, गांधी कहते हैं आत्मशुद्धि और विचार शुद्धि आपकी नहीं हुई है, तो फिर वह मंदिर नहीं, एक मकान मात्र है, पृथ्वी पर बोझ रूप है। और इससे बढ़िया टिप्पणी, इससे बढ़िया सामयिक बात पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिखाई नहीं दी। उन्होंने सारे कातिलों को छोड़ दिया, और जो कातिल हैं उनको कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी को पश्चाताप था, वे पूरी हिंदू जाति की तरफ से पश्चाताप व्यक्त कर रहे थे। क्यों गांधी जरूरी हैं? क्योंकि गांधी अपने में समाज और समाज में अपने को देखते थे। हम लोग तो समाज में अपने को देखते ही नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे नेता हो गए हैं जो कि समाज से परे हैं, और समाज अलग है, वे नेता अलग हैं। और एक खास तरह की, जिसे कि बाउंड्री वॉल नेता और समाज के बीच में खींच दी गई है। नेता की दुनिया अलग, समाज की दुनिया अलग। तो अंत में गांधी कहां ले जाते हैं? और अच्छे मनुष्य बनो, और ज्यादा संवेदनशील बनो। आत्मशुद्धि के साथ साथ विचार शुद्धि का जो मंत्र गांधी देते हैं, वो इस पैकेज के साथ देते हैं कि पाखंड को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करो। लेकिन यहां तो पाखंड का जो है अखंड रामायण पाठ चल रहा है। इस अर्थ में मुझे लगता है गांधी आज और ज्यादा प्रासंगिक होते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर किसी एक नए पहलू के साथ में गांधी के आपके बीच में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।